नमस्कार, आदाब और आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बार फिर भारत के उन लाखों बुजुर्गों की आवाज उठाने जा रहे हैं जो अपने हैक्यू के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से संघर्ष कर रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी देश के निर्माण में लगा दी और आज अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर वे एक सम्मानजनक पेंशन के लिए सड़दैचकों पर हैं। दोस्तों, पिछले 10 से 11 सालों का ये आंदोलन, ये तपस्या अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां उम्मीद की एक किरण भी है और धोखे का एक गहरा अंधेरा भी। खबरों का बाजार गर्म है। ऐसा लग रहा है मानो सरकार ने, जो इतने वर्षों से एक तरह की खामोशी ओढ़े बैठी थी, अब इन बुजुर्गों की पुकार, इनकी प्रार्थना को सुन लिया है। ऐसी सुगबुगाहट है कि सरकार ने अंततः यह मन बना लिया है कि इन पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि कर दी जाए। यह अपने आप में एक बद्धी खबर है, एक ऐसी खबर जिसका इंतजार लाखों आंखें पथरा जाने तक करती रहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, असल कहानी विवरण में छुपी होती है। सरकार ने मन तो बना लिया, लेकिन सवाल यह उठता है कि कितनी वृद्धि? क्या यह वृद्धि उन वायदों को पूरा करेगी जो बंद कमरों में किए गए थे, या यह सिर्फ आंकड़ों का एक और खेल होगा? यह अभी तक तय नहीं है। और यहीं से इस कहानी में एक नया और चिंताजनक मुद्दा आता है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से अखबारों में, मीडिया में खबरें छप रही हैं, उन्हें देखकर इन पेंशन भोगियों के नेता, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष श्री अशोक रावत जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए सरकार के प्रति अपनी गहरी नाराजगी और आक्रोश व्यक्त किया है। अशोक रावत जी ने जो कहा, वो हर उस पेंशन भोगी के दिल की आवाज है जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी कर रही है। उन्होंने उन अखबारों की कतरनों का जिक्र किया जिनमें यह कहा जा रहा है कि सरकार सिर्फ 1500 रुपये से कुछ हजार रुपये तक की बढ़ोतरी करने पर विचार कर रही है। अशोक रावत जी ने इसे एक मजाक, एक धोखा करार दिया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस ऐतिहासिक मीटिंग का जिक्र किया जो उनकी सरकार के आला अधिकारियों और मंत्रियों के साथ हुई थी। यह कोई छोटी मोटी बैठक नहीं थी। अशोक रावत जी ने बताया कि उस बैठक में स्वयं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सर्वोच्च अधिकारी मौजूद थे। लेबर कमिश्नर साहब खुद वहां उपस्थित थे। इतना ही नहीं, देश की तिजोरी की चाबी रखने वाले यानी वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी उस चर्चा का हिस्सा थे। मजदूरों के हाकू की बात करने वाले यूनियन के बड़े नेता भी शामिल थे। और सबसे महत्वपूर्ण, उस बैठक की अध्यक्षता स्वयं देश की वित्त मंत्री जी कर रही थीं और उनके साथ वित्त सचिव भी मौजूद थे। आप कल्पना कीजिए, इतने बड़े स्तर पर इतने जिम्मेदार लोगों के सामने जब बात होती है तो वो महज एक चर्चा नहीं रह जाती, वो एक वादा बन जाती है, एक गारंटी बन जाती है। अशोक रावत जी ने उस बैठक की पूरी कहानी बयान की। उन्होंने बताया कि उस बैठक में पेंशनरों की तरफ से सिर्फ एक मांग नहीं रखी गई थी, बल्कि एक पूरा पैकेज रखा गया था। यह मांग थी 7,500 रुपये, 6,500 रुपये की न्यूनतम पेंशन, उस पर महंगाई भत्ता यानी डीए और साथ ही सभी पेंशनरों को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं। यह उनकी मूल मांग थी। जब यह मांग रखी गई तो सरकार की तरफ से और वहां मौजूद तमाम अधिकारियों ने एक एक करके अपनी बात रखी। अधिकारियों का कहना था, और शायद तकनीकी रूप से सही भी था, कि एक साथ 7,500 रुपये की पेंशन लागू करने से सरकार के खजाने पर, भारत सरकार के ऊपर एकदम से करोड़ों अरबों रुपये का वित्तीय बोझ आ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार इस एकमुश्त बोझ के लिए शायद तैयार नहीं है। ये एक गतिरोध की स्थिति थी। लेकिन तभी उस बैठक में मौजूद वित्त सचिव जी ने इस समस्या का एक व्यवहारिक समाधान सुझाया, एक ऐसा रास्ता जिस पर सरकार भी चल सके और पेंशनरों को भी राहत मिल सके। उन्होंने कहा कि क्यों न हम इस पेंशन वृद्धि को एक बार में लागू करने की बजाय इसे 3 या 4 चरणों में यानी फेज्ड मैनर में लागू करें। इससे सरकार के ऊपर भी वित्तीय बोझ एकदम से नहीं बढ़ेगा और धीरे धीरे पेंशन भोगियों को भी उनकी मंजिल मिल जाएगी, उन्हें राहत मिल जाएगी। उस समय वित्त सचिव जी ने 4 चरणों की बात कही थी, लेकिन पेंशनर नेताओं ने, अशोक रावत जी और उनकी टीम ने लचीलापन दिखाते हुए सरकार की समस्या को समझते हुए 4 चरणों की बजाय 3 चरणों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। यह एक बद्धा समझौता था जो पेंशनरों ने राष्ट्रहित में किया। और वो 3 चरण क्या थे?
इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही आज के विवाद की जड़ी डीडीएच है। पहले चरण में तय हुआ कि न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपये प्लस डीए किया जाएगा। दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 5,000 रुपये प्लस डीए किया जाएगा और अंततः तीसरे और आखिरी चरण में इसे 7,500 रुपये 4,500 रुपये प्लस डीए कर दिया जाएगा। अशोक रावत जी का दावा है कि इस 3 चरणीय प्रस्ताव पर दोनों पक्ष राजी थे। यूनियन के नेता भी राजी थे, पेंशनर समिति के लोग भी राजी थे और सबसे बड़ी बात, सरकार भी इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। इतना ही नहीं, उस बैठक का अंत एक बड़े वादे के साथ हुआ था। सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि अगले महीने यानी दिवाली के पवित्र अवसर पर ईपीएस 95 के पेंशनरों के लिए यह एक दिवाली गिफ्ट होगा, एक ऐसा तोहफा जो उनके जीवन में रोशनी लाएगा। दोस्तों, वो दिवाली बीतने को है और अब जो खबरें छप रही हैं वो गिफ्ट की नहीं बल्कि वादाखिलाफी की गवाही दे रही हैं। 7,500 की बात करने वालों को 1,500 रुपये का लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की जा रही है। यही अशोक रावत जी का मुख्य आक्रोश है। उन्होंने कहा कि या तो ये अखबार वाले सरासर झूठ बोल रहे हैं या फिर सरकार हमें खुलेआम धोखा दे रही है। और इस पूरे ड्रामे के बीच एक और बड़ी घटनाक्रम तेजी से घट रही है। वो है सीबीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑन एफ ट्रस्टीज की बैठक। दोस्तों, अचानक से 9 सितंबर 2025 को एक लेटर जारी होता है कि ईपीएफओ की 208वीं सीबीटी बैठक बुलाई जा रही है। इस बैठक के लिए सभी को न्योता भेज दिया गया है। लेकिन सबसे हैरानी की बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक का कोई एजेंडा अभी तक जारी नहीं किया गया। यह अपने आप में अभूतपूर्व है। सीबीटी एक महत्वपूर्ण संस्था है जो करोड़ों कर्मचारियों के भविष्य निधि का फैसला करती है और उसकी बैठक बिना किसी तय एजेंडे के बुलाई जा रही है। यह किस तरह की कार्यप्रणाली है? हाँ, जो हमारे सूत्र हैं, जो अंदरूनी जानकारियां मिल रही हैं, वो यही इशारा कर रही हैं कि यह सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। सरकार जल्दी में है और यह जल्दबाजी में बुलाई गई सीबीटी की बैठक सिर्फ और सिर्फ एक काम के लिए बुलाई गई है, ताकि ईपीएस 95 पेंशन की बढ़ोतरी का जो भी प्रस्ताव, चाहे वो 1,500 का हो या 3,000 का, सरकार लाना चाहती है, उसे सीबीटी से पास कराया जा सके। यह प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। पेंशन में कोई भी बदलाव करने के लिए यह सीबीटी की बैठक पहली सीढ़ी है। ईपीएफओ जो भी प्रस्ताव तैयार करेगा वो सीधा सीबीटी में ही जाएगा। जब तक सीबीटी की बैठक में इस प्रस्ताव को पास नहीं किया जाता, यह आगे नहीं बढ़ सकता। यह पहली और सबसे जरूरी बाधा है। जब यह प्रस्ताव सीबीटी की बैठक से पास हो जाएगा, तब यह श्रम मंत्रालय से पास होगा। उसके बाद यह वित्त मंत्रालय के पास जाएगा, जहां इसकी वित्तीय मंजूरी होगी। फिर इसे कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। जब कैबिनेट इसे पास कर देगी, तब जाकर अंत में इसका राजपत्र में यानी गज़ेट में नोटिफिकेशन निकाला जाएगा और तब यह कानून बनेगा। तो आप समझ सकते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया लंबी है और इसकी शुरुआत करने के लिए ही यह सीबीटी की बैठक सूत्रों के अनुसार बुलाई गई है। लेकिन एजेंडा न होना यह अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सरकार कुछ छुपाना चाहती है? क्या वो बिना बहस के जल्दबाजी में कुछ पास कराना चाहती है? खैर, अशोक रावत जी ने इस पर अपना रुख साफ कर दिया है। उन्होंने सरकार को एक खुली चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर आने वाली इस सीबीटी की बैठक में, जो 10 और 11 अक्टूबर को होनी है, हमारी पेंशन की मांग को यानी उस 3 चरणीय प्रस्ताव को सरकार ने नहीं रखा और उसे पास नहीं कराया, तो हम इस बार चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन अब जंतर मंतर की सीमाओं से बाहर निकलेगा। हम दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अपना आंदोलन करेंगे और वो आंदोलन इतना जबरदस्त होगा, इतना विराट होगा कि सरकार की चूलें हिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ रामलीला मैदान में बैठेंगे नहीं, बल्कि वहां से हम सीधा संसद की तरफ कूच करेंगे, संसद का घेराव करेंगे। और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि हम इस बार सरकार की किसी भी दमनकारी नीति से डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार हमें रोकने के लिए हमें अरेस्ट करती है, हमें जेल में डालना चाहती है, तो हम खुशी खुशी गिरफ्तारी देंगे। हम जेल भरो आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हम 100-200 की संख्या में नहीं, हजारों लाखों की संख्या में जेल भरेंगे। हम इतने ज्यादा इकट्ठे होंगे कि सरकार के लिए हम सबको जेल में रखना भी भारी पड्डी डीएच जाएगा। उनकी जेलें छोटी पड्डी डीएच जाएंगी। तो दोस्तों, यह तो थी अशोक रावत जी की वो बातें, वो चेतावनी जो उन्होंने भरी सभा में दी। ये एक तरफ का संघर्ष है,
जो राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर लड्डी दिया जा रहा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह लड्डी दिहाई सिर्फ एक मोर्चे पर नहीं लड्डी दी जा रही। दूसरा मोर्चा खुला है अदालत के गलियारों में, और वहां जो खुलासा हुआ है वो ईपीएफओ की कार्यप्रणाली पर, उसकी नीयत पर इससे भी बद्दीधे सवाल खद्दीधे करता है। बात करते हैं हिमाचल हाई कोर्ट की, यानी शिमला हाई कोर्ट की। वहां पर 86 लोगों ने, 86 पेंशनरों ने एक आवेदन दिया था, एक याचिका दायर की थी। और इस याचिका में उन्होंने जो आरोप लगाया है वो बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि ईपीएफओ जिस तरीके से हमारी पेंशन की गणना करता है, जिस फॉर्मूले से हमारी पेंशन बनाता है, वो तरीका ही गलत है, वो गैर कानूनी है, और वो हमारे साथ एक खुली धोखाधड़ी है, एक घोर अन्याय है। उन्होंने आरोप लगाया कि ईपीएफओ पूरी तरह से मनमानी कर रहा है। वो एक प्रोराटा बेसिस पर हमारी पेंशन की गणना करता है, और यह प्रोराटा का जो आधार है वही गलत है। अब आप पूछेंगे कि यह प्रोराटा का चक्कर क्या है। ये समझना थोड़ा तकनीकी है, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी में वो पूरा खेल छुपा है जिससे आपकी पेंशन हज़ारों रुपये कम हो जाती है। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में जो बताया उसके अनुसार ईपीएफओ क्या करता है, आप वो देखिए। मान लीजिए आपने साल 2001 से पहले भी काम किया है। उस समय की आपकी सैलरी चाहे 10,000 रही हो या 15,000 रही हो, इससे ईपीएफओ को कोई मतलब नहीं है। ईपीएफओ ने मनमाने ढंग से आपकी उस अवधि की एवरेज सैलरी सिर्फ 5,000 रुपये मान ली है। उन्होंने एक कैप लगा दिया है। तो अगर आपने उस दौरान 2 साल काम किया तो आपकी पेंशन की गणना कैसे होगी? फॉर्मूला है एवरेज सैलरी सर्विस के साल 70। तो ईपीएफओ के हिसाब से 5,000 2 साल 70, यह करीब 143 रुपये बनेंगे। जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि अगर आपकी एक्चुअल सैलरी उस समय 10,000 थी तो गणना 10,070 के हिसाब से होनी चाहिए थी, जो लगभग 285 रुपये होती। लेकिन ईपीएफओ ने उसे 5,000 पर कैप कर दिया। यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब देखिए आगे क्या होता है। इसके बाद मान लीजिए आपने 2001 से लेकर 2014 तक काम किया। 2014 में नया फॉर्मूला लागू हुआ था, जिसमें पिछले 5 साल यानी 60 महीने का एवरेज वेतन लिया जाता था। लेकिन यहां भी ईपीएफओ ने एक खेल कर दिया। उस दौरान आपकी सैलरी चाहे 25,000 हो या 20,000 हो, ईपीएफओ को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईपीएफओ ने इस अवधि के लिए आपकी एवरेज सैलरी मनमाने ढंग से सिर्फ 6,500 रुपये मान ली है। तो अगर आपने 2001 से 2014 तक यानी 13 साल या मान लीजिए 14 साल काम किया, तो ईपीएफओ आपकी पेंशन कैसे गिनेगा? वो करेगा 6,500 14 साल 70, यह करीब 1,300 रुपये 1,300 रुपये बनेंगे, जबकि आपकी एक्चुअल सैलरी बहुत ज्यादा थी। और अब देखिए वर्तमान का खेल। मान लीजिए आपने 2014 के बाद मान लीजिए 2020 तक काम किया। इस अवधि के लिए ईपीएफओ आपकी एवरेज सैलरी 15,000 मान के चल रहा है, चाहे आपकी वास्तविक सैलरी 50,000 ही क्यों ना हो। उसने 15,000 पर कैप लगा दिया है। तो अगर आपने 2014 से 2020 तक यानी 6 साल काम किया तो गणना होगी 15,000 6 साल और 70, यह करीब 1200 से 85 रुपये बनेंगे। अब ईपीएफओ इन तीनों टुकड़ों को जोड़ देगा। पहले टुकड़े के 143 रुपये 133, दूसरे टुकड़े के मान लीजिए उस गणना में कुछ और आया जैसा स्क्रिप्ट में था, मान लीजिए 504 रुपये 504 आए, और तीसरे टुकड़े के 1285 रुपये 1285 स्क्रिप्ट के आंकड़ों के अनुसार 143 प्लस 1300 प्लस 1285 2,728, तो आपकी कुल पेंशन बनी सिर्फ 2,728 रुपये 2,728 रुपये। यह है ईपीएफओ का प्रोराटा का फर्जी वादा। अब देखिए कि असलियत में गणना कैसे होनी चाहिए थी जो कानूनी तौर पर सही है। उसी व्यक्ति ने मान लीजिए 2001 से पहले 2 साल काम किया, फिर 2001 से 14 तक 13 साल काम किए, और फिर 14 से 20 तक 6 साल काम किए। स्क्रिप्ट के उदाहरण में कुल 22 साल लिए गए, हम वही लेते हैं। मान लीजिए उस व्यक्ति ने 2001 से 2020 तक लगातार काम किया। उदाहरण में 2,514
शर 22 साल। मान लीजिए उसकी आखिरी एवरेज सैलरी जो एक्चुअल होनी चाहिए 20,000 रुपये 20,000 थी, तो असली गणना सीधी और सरल होनी चाहिए थी। एक्चुअल एवरेज सैलरी कुल सर्विस के साल 70, यानी 20,000 रुपये 22 साल 70। और जब आप यह गणना करते हैं तो रकम कितनी आती है? ये आती है लगभग 6,285 रुपये, 6,285 रुपये। अब आप अपनी आंखों से यह फर्क देखिए। कहाँ ईपीएफओ का प्रोराटा का फॉर्मूला जो आपको दे रहा है सिर्फ 2,728 रुपये, और कहाँ कानूनी और सही फॉर्मूला जो आपको दे रहा है 6,285 रुपये। यह सीधा सीधा 40% का फर्क है। ईपीएफओ आपकी 40% पेंशन गैर कानूनी तरीके से मनमाने कैप लगाकर खा रहा है। जब वकीलों ने यह पूरी गणना, यह पूरा तर्क सबूतों के साथ हिमाचल हाई कोर्ट के सामने रखा तो जज साहब भी हैरान रह गए। हाई कोर्ट ने इस पर सख्त, बेहद सख्त रुख अपनाया। हिमाचल हाई कोर्ट ने ईपीएफओ को कड़ी ढीए शब्दों में आदेश दिया है कि या तो आप इस गलत गणना को तुरंत ठीक कीजिए, क्योंकि आप पेंशनरों के साथ सरासर अन्याय कर रहे हैं। अदालत ने उन्हें 21 सितंबर तक का समय दिया था कि आप 21 सितंबर तक इस गड्ढबद्धि को ठीक करके हमारे पास अपना जवाब दाखिल कीजिए। और साथ ही कोर्ट ने यह चेतावनी भी दी कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर आप अदालत के आदेशों की और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों की अनदेखी करते हैं, तो आपके खिलाफ अदालत की अवमानना का केस यानी कंटेम्प्ट ओएनएफ कोर्ट का मुकदमा चलाया जाएगा। यह सुप्रीम कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। तो दोस्तों, अब आप पूरी तस्वीर देखिए। पेंशनरों को दोनों तरफ से हर तरीके से मारा जा रहा है। एक तरफ राजनीतिक स्तर पर सरकार के साथ जो बैठक हुई उसमें वादा किया गया 3 चरणों में 7,500 रुपये का, लेकिन अब अखबारों में खबरें छपवाई जा रही हैं 1,500 या 2,000 रुपये की। अशोक रावत जी का यह कहना बिल्कुल ठीक है कि यह वादा खिलाफी है। और दूसरी तरफ जो लोग ऊंची पेंशन के हकदार भी हैं, जिन्होंने अपनी पूरी सैलरी पर कंट्रीब्यूशन दिया है, उन्हें ईपीएफओ प्रोराटा के गलत फॉर्मूले में फंसाकर उनकी पेंशन को 40% तक कम करके दे रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि पेंशन की गणना एक्चुअल सैलरी पर होनी चाहिए। लेकिन ईपीएफओ मनमाने ढंग से कभी 5,000, कभी 6,500 और कभी 15,000 की कैपिंग लगाकर पेंशनरों का हक मार रहा है। यह सरासर गलत है। जब तक यह व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक यह प्रोराटा का फर्जी वादा खत्म नहीं होगा, और जब तक सरकार बंद कमरों में किए गए अपने वादे को पूरा नहीं करेगी, तब तक पेंशनरों को वास्तविक फायदा नहीं होगा। अब सारी निगाहें टिकी हैं 10 और 11 अक्टूबर को होने वाली सीबीटी की बैठक पर। क्या सरकार उस वादे को याद रखेगी जो उसने दिवाली गिफ्ट के तौर पर किया था, या वो 1,500 रुपये का जुमला उछालकर लाखों बुजुर्गों की उम्मीदों पर पानी फेर देगी? अगर उस बैठक में कोई भी ठोस फैसला पेंशनरों के हकों में नहीं होता है, तो यह तय मानिए कि दिल्ली का रामलीला मैदान ईपीएस 95 पेंशनरों के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे जबरदस्त आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है। यह लड़ाई अब सिर्फ पेंशन की नहीं है, यह आत्मसम्मान की है, वादे की है और न्याय की है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए। नमस्कार। जय हिंद।